हे हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो सीएमए फाइनल सीएफआर चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन सीरीज में हम लोग आज कवर करने वाले हैं इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कवर कर लिया था एंड आई होप आप सबने उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। आपने अगर अभी तक इंड एस 16 को कंप्लीट नहीं किया है तो आप इंड एस 38 अभी स्टार्ट नहीं करो। एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर आप इसको स्टार्ट करना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और अगर आपको यहाँ पर भी अच्छे से रिवाइज करना है ना तो आपको ये नोट्स चाहिए होगा यहाँ पर। ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ चाहिए होगा। तो जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, एज वेल एज इंटेंजिबल एसेट इंडेक्स 38 का नोट्स भी शेयर किया हुआ है पीडीएफ। बट अगर आप चाहते हो पूरा सिलेबस का इस तरह से अगर नोट्स आपको चाहिए ना अगर, तो आप हमारा ये हैंड एंड नोट्स आप परचेज कर सकते हो। इसमें पूरा सिलेबस आपका जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, आपके सारे एडजस्टमेंट्स, आपका जितना भी यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट्स हैं सबको वहाँ पर लिया गया है। इसके साथ साथ उसमें चार्ट्स भी बनाए हुए हैं ताकि आप इजीली रिवाइज कर पाओ चीज़ों को, है ना। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी अब इंड एस 38 इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट ये जब भी हम लोग सुनते हैं ना बचपन से ही, बचपन मतलब क्लास 11, ठीक है। क्लास 11 से जब भी सुनते हैं हम लोग इंटेंजिबल एसेट, दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है? एकदम सही से बोलना। वही आता है ना? गुडविल। सबसे पहला चीज क्या आता है हमारे दिमाग में? गुडविल। बट गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब कुछ इंटेंजिबल एसेट तो है। बट एक्चुअल में इंटेंजिबल एसेट हम लोग कहते किसको है? मीनिंग क्या होता है इंटेंजिबल एसेट का वो हमें नहीं पता। और जो ये गुडविल है, गुडविल का भी एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है, इसके अंदर क्या क्या आएगा ये भी हम लोगों को नहीं पता। बट आज इस लेक्चर को करने के बाद आपको बहुत सारा चीज यहाँ पर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इंडिया 38 अच्छी तरह समझने के बाद ना आप इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो और सबसे बड़ी समस्या हम लोग यहाँ पर इसका मीनिंग, मीनिंग क्या है इंटेंजिबल एसेट का? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर? यहाँ बोला जाता है कि ये एक आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट है। ये क्या है बताओ? ये एक आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट है, ठीक है, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है। इट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसिड विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। तो देखो फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता ये तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है, ये हम लोग जानते हैं। हमें समझना है यहाँ पर ये आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब होता है और ये नॉन मॉनेटरी एसिड का मतलब क्या होता है। और समझते एक एक करके। सबसे पहले आइडेंटिफाइबल। तो वो आइडेंटिफाइबल वर्ड का मतलब यहाँ पर होता है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ बाकी एसेट से, आप इसको अलग कर पाओ, मतलब सेपरेट कर पाओ बाकी एसेट से। इट इज सेपरेबल फ्रॉम अदर एसेट्स, आप इसको बोल पाओ जनरली गुडविल। अब यहाँ पर सर गुडविल से सेपरेट क्यों, ये समझेंगे हम लोग थोड़ी देर में, 5 मिनट दो समझ जाएंगे उसको भी हम लोग, ठीक है। तो आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ये सेपरेट है बाकी एसेट से, आप इसको अलग से सेल, एक्सचेंज या फिर रेंट पे आप इसको दे सकते हो। कुछ भी हो, इसका अपना कुछ अस्तित्व तो है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एसेट के साथ रहेगा तभी इसका इज्जत है, वरना इसका कोई ऐसी इज्जत नहीं है। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका अपना भी अस्तित्व है। तो हम लोग को देखना पड़ता है आइडेंटिफाइबल कब मानेंगे, जब ये सेपरेबल होगा।
और सेपरेबल कैसे होता है, जब हम लोग किसी एसेट को यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मतलब उसका उसको हम लोग इंडिपेंडेंटली हम लोग उसको यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं चीज़ों को। ओके सर, समझ में आया। बट बहुत बार क्या होता है कि कुछ एक ऐसा भी एसेट हमारे पास होता है जो आइडेंटिफाइबल माना जाएगा, भले ही वो सेल नहीं किया जा सके, भले ही वो एक्सचेंज नहीं किया जा सके। जैसे कोई भी लाइसेंस अगर हमारे पास है, तो उस लाइसेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग सेल नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, और भी कोई भी मान लो मेरे पास लाइसेंस, मेरा मान लो रेस्टोरेंट है, तो मैंने वहाँ पर लाइसेंस निकाला अपने स्टोर के लिए। तो अब जो भी रहेगा इन सबको भी हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाइबल बोल सकते हैं, भले ही ये हमारा भले ही ये हमारा सेपरेबल ना हो। हमें टोल कलेक्ट करने का लाइसेंस मिला हुआ 20 साल का, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट में आ सकता है। क्लियर है क्या चीज़? सबसे पहला बताओ क्या होता है यहाँ पर आइडेंटिफाइबल। सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना होता है। दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी एसेट। अब देखो नॉन मॉनेटरी का मतलब पता है क्या होता है यहाँ पर? नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है एग्जैक्ट आप यहाँ से कितना अर्न करोगे ना, इसका कोई फिक्स्ड या फिर डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी हम लोग नहीं बता सकते हैं। कितना यहाँ पर अर्न होगा, कुछ भी हो सकता है अर्न, बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। तो नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है, आप यहाँ पर फिक्स्ड या फिर डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर आप नहीं बता सकते हो कितना यहाँ से अर्न होगा इस पर्टिकुलर एसेट से। क्लियर है क्या? और तीसरा ना आपको एक बात याद रखना है एसेट को लेकर। जब भी हम लोग एसेट बोलते हैं कोई भी चीज़ ना, तो उसका मतलब पता है क्या होता है, इसमें होता है एक तो आता है इसमें रिसोर्सेस, तीसरा एफईबी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उस एसेट से, और तीसरा जो है इसमें वो है कंट्रोल। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी यहाँ पर ये बात होता है कंट्रोल। आप यहाँ पर तभी एक पर्टिकुलर चीज को आप एसेट बोल पाओगे जब आपके पास उसका कंट्रोल है। जब आपके पास क्या है बताओ उसका, जब आपके पास उसका कंट्रोल है। और कंट्रोल कब मानते हैं पता है हम लोग? कंट्रोल हम लोग तब मान पाएंगे जब आप ही उस एसेट से होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को अवेल करोगे। मतलब आप उस एसेट से होने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को अवेल करोगे, और उसके साथ ही साथ आप दूसरों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप दूसरे को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आप उसको यूज नहीं करोगे। जैसे मान लो ये मेरा स्टूडियो है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरा ये आईपैड है, जो मेरा सिस्टम है, ये सब कुछ मेरा एसेट है। इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता मेरे परमिशन के बिना। बात समझ में आ रहा है क्या? और इससे जो भी एफएवीज जो आप दिख रहा है वो सब मेरे लिए ही है। तो हम इन सबको एसेट्स बोल सकते हैं। इसका मतलब ये क्लियर कर लो, एसेट बोलने के लिए जरूरी नहीं कि आपका ओनरशिप हो। अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो भी आप उसको अपना एसेट बोल सकते हो। जैसे लीज पे हम लोग कोई चीज़ लेते हैं ना, उसको बोलते हैं ना एसेट, कौन सा वो हमारा ओनरशिप है उस पर। क्लियर है क्या? तो कंट्रोल रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब देखो कुछ एक चीज़ हमें देख के लगता है यार ये तो हमारा ही एसेट है, लिख ले क्या, बट नहीं लिख पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लो क्या हुआ, हम लोग का जहाँ फैक्ट्री था ना, तो जिस रास्ते से हमारे इम्प्लॉयज़ आते थे ना, मतलब हमारे फैक्ट्री तक जो हमारे लेबरर्स जो थे वो आते थे हमारे यहाँ तक, बहुत ज़्यादा ख़राब था वो रास्ता। तो हमने क्या करा, एक छोटा सा पोर्शन वहाँ पर हमने बनवा दिया। पूरा रोड तो नहीं, बट इतना पोर्शन बनवा दिया ताकि हमारे जो लोग हैं वहाँ पर आ सके। अब बताओ उसी रोड से चलकर वहाँ पर हमारे फैक्ट्री तक वो लोग आ रहे हैं, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिल रहा है। ठीक है, हमारे इंप्लॉयज उसी से आना जाना कर रहे हैं। बट क्या हम लोग दूसरों को रोक सकते हैं क्या उस एसेट को यूज करने से? नहीं। तो हम लोग उसको अपना एसेट नहीं बोल सकते, भले वो हमारे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो दे रहा है, फायदा दे रहा है हम लोग को वो, बट हम उसको अपना एसेट क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम लोग उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं बाकी लोगों को। अब देखो ये तो हुआ टेंजिबल एसेट के बारे में, बट हमें अभी बात किसके बारे में करना है यहाँ पर? इनटेंजिबल। अब समझो बहुत सारा ऐसा चीज होता है जैसे स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, कस्टमर, कस्टमर्स लॉयल्टी, या फिर कस्टमर्स का लिस्ट। आप समझो जो स्किल्ड लेबर है उन सब पे आप ना, लेबरर्स जो आपके पास है वो ऐसे स्किल्ड नहीं हुआ, आपने बहुत उस उन पे इन्वेस्ट करा है ना। आपके पास रह के उन्होंने काम सीखा है।
अब देखो बहुत बार आप होता ना ऐसा, देखते हो आप सीए फॉर्म में कहीं जाओ, सीएमए फॉर्म में कहीं जाओ, क्या होता है वहां पर कुछ एक दिन लोग काम करते हैं, साल डेढ़ साल काम करते हैं, काम सीखते हैं, फिर कहीं पे हायर सैलरी पे निकल जाते हैं। अब देखो वो आपके पास स्किल्ड लेबर समझ लो है, ठीक है, हाँ, लेबर नहीं आपका, ठीक है, वो मैं मानते हैं स्किल्ड स्किल्ड एम्प्लॉय आपके पास है, बट क्या आप उसको रोक सकते हो कहीं जाने से? कंट्रोल आप उसको कर सकते हो क्या? नहीं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्या होता है, अब ये स्किल लेबर, ये कस्टमर्स का लॉयल्टी, कस्टमर्स का लिस्ट, इन सब चीज़ों को हम लोग अपना इनटेंजिबल एसेट नहीं बोल पाते हैं, बस एक ये कंट्रोल की वजह से। अब आप समझना यहाँ पर होता क्या है, जब हम लोग किसी एंटिटी को परचेस करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं ए लिमिटेड हूँ और ये बी लिमिटेड है, मैं ए लिमिटेड को परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, जिसे आपने पढ़ रखा पहले भी कभी, ठीक है, अभी मैं इंडेस 1 जो 3 का बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, नॉर्मली समझो हम लोग एमलगमेशन मतलब इन लोगों को परचेज कर ले रहे हैं हम लोग, तो बी लिमिटेड को हम लोग खरीद ले रहे हैं। अब जब बी लिमिटेड को हम लोग पूरा पूरा खरीदेंगे ना, तो मान लो इनके पास जो एसेट्स है वो 10,000 करोड़ का है, और जो लाइबिलिटी है वो 4,000 करोड़ का है, तो नेट एसेट इनके पास 6,000 करोड़ का होगा। बोलो हाँ कि ना? इनके पास नेट एसेट 6,000 करोड़ का होगा। हाँ सर होगा। अब आप मुझे बताओ, इसके लिए हम लोग 7,500 करोड़ पे करने के लिए क्यों राजी होते हैं? तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, जब भी एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट होगा तो ये तो गुडविल है, ये 1,500 करोड़ क्या बताओ हम लोग बोल देते हैं ये तो गुडविल है। क्यों पता है? समझना ध्यान से। ये जो एसेट है ना, ये जो एसेट है 6,000 का ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइबल। क्या बताओ ये? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। और ये जो 1,500 करोड़ है इसको हम लोग बोलते हैं अनआइडेंटिफाइबल। ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम लोग, मतलब ये कौन सा एसेट हम लोग नहीं बता पा रहे। जैसे इसमें क्या क्या एसेट होगा आपको पता है, इसमें क्या क्या लाइबिलिटी होगा आपको पता है, नेट एसेट कैसे है आपको पता है, बट ये जो 1,500 करोड़ है ना, इसमें बहुत सारा चीज होता है। हाँ, हम लोग अभी उसको बस गुडविल का नाम दे देते हैं कि इसमें ये हमारा गुडविल है, ये क्या हमारा ये गुडविल है, बट इसमें सिर्फ गुडविल नहीं होता है, इसमें हमारा स्किल्ड लेबरर भी रहता है, हमारे पास जो एम्प्लॉयज है वो रहते हैं, कस्टमर्स लॉयल्टी, कस्टमर्स डेटा जो हमारे पास है, ये सब कुछ इसमें आता है। हाँ, बट इसको हम लोग अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज तो नहीं कर सकते हम लोग, ये कंट्रोल नहीं है। बट समझो सामने वाला जो परचेस कर रहा है ना आपका कंपनी, उसको आइडिया इस चीज का है कि इस एंटिटी के पास जो एम्प्लॉयज है वो बहुत ही स्किल्ड है, कल के दिन में हमारे काम ही तो आएंगे ये, अगर ये कंपनी हमारा हो गया तो। जो कस्टमर्स का लिस्ट है, जो एक लॉयल्टी है, कस्टमर्स यहीं पर आएंगे जो हमेशा से बने, जैसे मान लो टाटा, टाटा जी का नाम सुनते ही एक रहता है ना कि मनो ठीक है भरोसा है, सही होगा सब कुछ, तो एक लॉयल्टी है ना उनके तरफ लोगों का। तो आप समझो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा चीज रहता है, छोटा छोटा एसेट्स, जिनको हम लोग अपने बुक्स में लिख नहीं सकते हैं, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस अनआइडेंटिफाइड एसेट को हम लोग बोल देते हैं गुडविल। तो गुडविल का मतलब सिर्फ ब्रांड नेम, इमेज ये सब नहीं होता है, ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा एसेट हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या? और आप समझना, अब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा इस चीज को कि आइडेंटिफाइबल में क्यों बोलते हैं सेपरेट फ्रॉम गुडविल, क्योंकि गुडविल में तो ऐसा ऐसा बहुत सारा एसेट्स आ जाएगा, आप उससे हटाकर बोलो जिनको हम लोग सेपरेटली सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं। आप बताओ सिर्फ गुडविल आप किसी को सेल कर सकते हो क्या? गुडविल का अपना कोई भी अस्तित्व है क्या? वो तो बिजनेस के साथ ही जाएगा ना। आप कैसे यहाँ पर अलग से सिर्फ गुडविल आप सेल कर सकते हो? वो तो बिजनेस जाएगा तभी जाएगा ना गुडविल संग में, तो सेपरेबल नहीं है। तो ये सेपरेबल नहीं है। हाँ, जब आपने किसी एंटिटी को परचेज करा है, आपको पता है कि मैंने अलग से 1,500 करोड़ रुपया गुडविल के लिए मैंने पे किया है, अब ये आइडेंटिफाइबल माना जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो, हाँ, बट वो भी हम लोग इसमें बात नहीं करते, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं इंड एएस 103 में, हम लोग वहां पर बात करेंगे इसके बारे में। बट आई होप आपको अब एक ओवर भी मिल चुका है कि इंटेंजिबल एसेट है क्या। तो देखो, इंटेंजिबल एसेट हम लोग किसको बोलते हैं? जो हमारे पास आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट्स है। आइडेंटिफाइबल वर्ड का मतलब होता है जो सेपरेबल है ना, जिसको हम लोग बाकी चीज से सेपरेट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसको रेंट पे दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास लीगल राइट्स के थ्रू वो आया है।
तो भी चलेगा, भले ही सेपरेबल वो नहीं है, बेच नहीं सकते उसको हम लोग, फिर भी आइडेंटिफाइबल वो माना जाएगा। और नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कितना अमाउंट हम लोग वहां से अर्न करने वाले हम लोग ये नहीं बोल सकते अभी। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन लगाते हैं हम लोग, वो अलग चीज है, बट ये नॉन मॉनेटरी नेचर का है। और एसेट, एसेट का मतलब यहाँ पे जो मेन चीज होता है कंट्रोल, उसको ध्यान में क्यों रखना हम लोग को, कंट्रोल की वजह से बहुत सारा चीज देख के लगता है कि ये हमारा एसेट है, बट वो एसेट होता नहीं है। देख के लगता है कि वो हमारा एसेट है, बट वो एसेट है नहीं। तो नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए फिर ये। क्लियर है क्या? और तो पढ़ते हैं इसके बारे में अब, क्या लिखा हुआ है नोट्स में। आ जाओ। मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर। वही बात है जो हमारा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें सब कुछ वही चीज़ है। यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स और एडमिन पर्पस, ये हमारा सेम है इंडिया 16 वाला। इसमें मेन चीज़ क्या था हमारे लिए, नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और बाकी तो ये हमारा जो इंडिया 16 वाला था एसेट्स के लिए वही रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडेस 38 का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडेस 38 इज टू प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ, पर ध्यान रहे इंडेस 38 सिर्फ उन्हीं इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में हमें बताएगा जिसके बारे में बाकी इंडेस बात नहीं करता। जैसे गुडविल के बारे में जो हम लोग बात किए ना अभी गुडविल का, वो इंडेस 103 में डिस्कस होगा। ऐसा बहुत सारा इंडेस, जैसे इंडेस 116, ऐसा बहुत सारा एसेट्स है जो अलग अलग इंटेंजिबल एसेट्स को डील करेगा। ऐसा बहुत सारा इंडेस है, तो हम लोग वहीं पे बात करेंगे जिसके बारे में कुछ भी नहीं है, समझ लो आप रेजिडुअल, यहाँ पर ये हमारा इंडेस है। ठीक है। अब देखो क्या होता है एप्लीकेबिलिटी इन स्कोप में, बोलते हैं इंडेस 38 शुड बी अप्लाइड बाय ऑल एंटरप्राइजेस इन अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट एक्सेप्ट, देख रहे हो, फाइनेंशियल एसेट, फिर जितना भी चीज हमारा ये सब है ना, ये सब नहीं आता इसमें। इंडेस 106 हुआ, ये दोनों पॉइंट तो हमारा इंडेस 16 में भी था, है ना। इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मान लो हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसको हम लोग सेल करते हैं नॉर्मली, ये हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इंडेस 38 में बात नहीं करेंगे, इंडेस 2 में बात करेंगे हम लोग इसके लिए। deferred tax asset, leases of intangible assets, फिर उसके बाद asset arising out of employee benefits, goodwill acquired in a business combination जो हम लोगों ने अभी देखा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब जितना भी चीज़ है ये सब को हम लोग कहाँ डील करेंगे, हम लोग अलग अलग इंडेस में। बट और मेन जो हम लोगों ने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग जाना यहाँ पर, आइडेंटिफाइबिलिटी, ये क्या है सर? इट मीन्स इंटेंजिबल एसेट इज क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम गुडविल, गुडविल से अलग बात करो, क्योंकि गुडविल में बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा एसेट्स है जिनको हम लोग आइडेंटिफाई इस तरह से नहीं कर सकते। An intangible asset will be treated as identifiable if it is separable, that is, enterprise could rent, sell or exchange it. A software company develop proprietary software like Microsoft Windows, Adobe Photoshop, जिसको कोई भी यूज कर सकता है परचेज करके, है ना। However, separability is not a necessary condition for identifiability. If entity can identify an asset in any other way, that is, intangible asset arises due to legal legal or contractual rights, लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस, ये भी आएगा। जैसे मान लो हमने लाइसेंस हमारा हम लोगों ने यहाँ पर एक्वायर कर रखा अपने पास, तो ये लीगल राइट है हमारा। अगर मान लो कोई नॉन कम्पीट क्लॉज किसी साथ हमने कर रखा है, तो ये हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है उसके संग, तो ये भी हमारा ये आइडेंटिफाइबल माना जाएगा। और नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, इट मींस एन एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ व्हिच इज नॉट इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। फायदा आएगा हम लोग को, फायदा मिलेगा, बट कितना एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर ये कोड कर पाना मुश्किल है। और कंट्रोल का मतलब अभी अभी हमने अच्छी तरह से इसको समझ लिया। एसेट मींस रिसोर्सेज व्हिच इज अंडर कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, व्हिच मींस इट हैज द पावर टू ऑब्टेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द एसेट्स एंड कैन रेस्ट्रिक्ट द अदर्स टू एक्सेस दोज बेनिफिट्स। Following cannot be treated as intangible asset due to lack of control, skilled labor, customers loyalty, customers leads, etc. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फिर से सेम है एज पर इंडिया 16। क्या बोलता है यहाँ पर भी कि अगर आपको ये प्रोबेबल, मतलब इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड इट्स कॉस्ट कैन बी लाइवली मेथड, ये दो चीज तो फिर से वही है हमारा। ठीक है। अगेन अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का बढ़ना, कॉस्ट में सेविंग होना, ये सब चीज हम लोगों को जो जो इंडिया 16 ने पा रहा सब कुछ सेम का सेम है यहाँ पर। क्लियर है क्या? देखो यहाँ पर
द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी इन फॉलोइंग वेज: रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट सेविंग, अदर बेनिफिट लाइक स्ट्रेंथन मार्केट पोजीशन, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, ये सब भी हमारा रह सकता है। Probability of future economic benefit will exist if entity expects there to be an inflow of economic benefits। हो सकता है अनसर्टेनिटी है, कब एग्जैक्टली पैसा आएगा हम लोग को ये नहीं पता, बट आएगा, है ना, ये हम लोग बोल पा रहे हैं कि हाँ पैसा आएगा यहाँ पर, जो डोंट वरी। सेम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया विल बी अप्लाइड ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो, जैसे हम लोगों ने इंडेक्स 16 में बात कर रखा था। अब एक चीज देखना, बहुत बार क्या होता है, एक ही एसेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों कंपोनेंट रहता है। एक ही एसेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों कंपोनेंट रहता है। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, आपको क्या करना है ऐसे केस में, आपको तो चेक करना है क्या वो सेपरेबल है, अलग अलग आप उसको बोल सकते हो। जैसे मान लो हम लोगों ने एक मशीन परचेस करा है, अब उस मशीन को चलाने के लिए इंडिया में स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए, तो अब लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा उसके लिए। तब देखो वो एक ही एसेट के अंडर रहेगा, है ना, बट हम लोग बोल सकते हैं मशीन अलग है, लाइसेंस अलग है, दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। मशीन एज पर इंडिया 16 रिकॉर्ड होगा, और जो लाइसेंस है वो एज पर इंडिया 38 रिकॉर्ड होगा। बट ऐसा बहुत सारा चीज़ है जहाँ पर हम लोग अलग कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, अब आपको जो इसका हार्ड डिवाइस जो है, जो आपके पास फ़ोन जो है वो आपको दिख रहा है आपके पास, बट एक्चुअल में इसके अंदर सॉफ्टवेयर है वो आपको दिख रहा है क्या? बट आप तो उसके लिए पे कर रहे हो पे ना। तो ऐसे केस में जो मेन जो यहाँ पर पोर्शन रहता है ना, हम लोग उसी को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कंप्यूटर अगर है, हम लोग कंप्यूटर को रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि अलग अलग उसमें क्या क्या प्राइसिंग हो सबको हम लोग बैठ कर लिख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हम लोग, कंप्यूटर रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने मान लो सीडी ड्राइव पहले आता था ना, सीडी में अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, आप पेन ड्राइव में कोई चीज़ अगर आप परचेज कर रहे हो, तो मान लो आपने क्लासेस परचेज करा, आपको पेन ड्राइव में मिला है। अब आप समझो जो पेन ड्राइव है ना वो बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल पार्ट है, मेन उसमें क्या है, क्लासेस। मेन तो उसी का फीस होगा ना, जो सीडी ड्राइव में आता था, है ना, वहाँ बहुत सारा मान लो गाना है, मूवीज है, तो वो सीडी ड्राइव में कंटेन किया हुआ रहता था उसमें वो, तो उसमें मेन पार्ट क्या है, वो गाना वगैरह ये सब चीज़ ना। तो हो सकता है आपका जो कोई एक पार्ट है वो मेन पार्ट नहीं है, तो आप उसको छोड़कर जो जिसके लिए आप मेनली आप पैसा पे कर रहे हो आप उसको लिखोगे। अगर कंप्यूटर है तो फिर आप कंप्यूटर लिखो, आप पूरा पार्ट को उसमें फिर अलग नहीं करो आप कि कितना इंडेक्स 16 कितना इंडेक्स 38, ठीक है। इफ एनी एसिड इज हैविंग बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट्स देन कंपोनेंट्स आर सेपरेबल, अगर है तब तो फिर रिकॉर्ड करना आपको टेंजिबल पार्ट एज पर, ये एस 10 नहीं होगा, इंडेक्स 16 एंड एज पर इंडेक्स 38। यहाँ पे वो मशीन वाला एग्जांपल भी दिया हुआ है, लाइसेंस फॉर स्पेशलाइज्ड मशीनरी, मशीनरी इज टेंजिबल, लाइसेंस इज इनटेंजिबल पार्ट। और यहाँ पर अगर सेपरेबल है ही नहीं कंपोनेंट्स, तो फिर क्या करना है सर हम लोग को, फिर हम लोग को एक ही चीज़ रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग, बट जो सिग्निफिकेंट एलिमेंट है उसका वो हम लोग को लेना है। सॉफ्टवेयर ऑन सीडी, अगर सीडी में आपको सॉफ्टवेयर अगर मिलता है तो आप मेनली सॉफ्टवेयर के लिए पैसा दे रहे हो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल कंप्यूटर एटसेट्रा, आप जो पेमेंट करते हो आप यहाँ पर मेनली मोबाइल परचेस करने के लिए करते हो, हाँ, बट चार्ज तो आपसे सब कुछ का किया जा रहा है ना। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट इसका मेजरमेंट, देन फिर से वही बात है, मेजरमेंट कैसे होगा सर, तो इनिशियली ये कॉस्ट पे होगा और सब्सिक्वेंट में कॉस्ट और रिवोल्यूशन मॉडल यहाँ पे लग सकता है। अब फिर से वही बात सर, अगर इनिशियली कॉस्ट पे हो, कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, तो कॉस्ट के अंदर अगर आप याद करो इंडेक्स 16 में क्या क्या था, पहले आपका परचेज का पूरा कॉस्ट, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लेस करते थे हम लोग वहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट, फिर आता डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट टू स्पेशल लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, और फिर वहाँ पे डी कमीशनिंग का लाइबिलिटी था। अब एक चीज़ समझना, डी कमीशनिंग वाला चीज़ तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल चीज़ है जिसको आप लोग इंस्टॉल कर रहे हो फिर आपको हटाना पड़ेगा, उन सब का बात तो यहाँ पर है नहीं। हाँ, बट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट तो आएगा, परचेज प्राइस जैसा आता था वैसे तो आएगा, तो ये सब ना वैसे ही रहेगा अभी भी, ये सब अभी भी वैसे ही रहेगा, है ना। अगर आप परचेज प्राइस आपका यहाँ पर है, इंपोर्ट ड्यूटी है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, फिर ऐड करो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर्स ऑन मेकिंग द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज। यहाँ पर लोकेशन का बात नहीं आया, क्यों, क्योंकि हम लोग कहीं ट्रांसफर करने की जरूरत इसको नहीं पड़ता है। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या आता है क्या नहीं आता, ये सब कुछ देखो मैं लिख भी दिया यहाँ पर कि ये एज पर इंड AS 16 ही आपको फॉलो करना है। क्लियर है ये चीज़? तो होप आपको यहाँ तक ये सब चीज़ तो अच्छी तरह से क्लियर तो है। अब आप यहाँ पर देखो कितना क्या तरीका से हम लोग के पास इनटेंजिबल एसिड आ सकता है। एक तो होता है सेपरेट एक्वेशन, जो हमने अभी देखा हम लोग परचेज कर सकते हैं।
एक होता है इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, जो हमारे चैप्टर में मेन जो है पोर्शन यही है, इसी को तो समझना हम लोग को अच्छी तरह से। पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसके बारे में 103 में बात करेंगे हम लोग। गवर्नमेंट ग्रांट, इसके बारे में इंडेस 20 में बात होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं। और एक्सचेंज ऑफ एसेट यहाँ पर होगा, लेकिन सेम टू सेम हम लोग जो इंडेस 16 में पढ़े हैं सब कुछ वही है, कोई चेंजेस इसमें नहीं है, इंडेस 16 जो हम लोग पढ़े थे। क्लियर है ना? तो सबसे पहले एक सेपरेट इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, इसका इसका एक क्वेश्चन हमारे पास, वो हम लोग कर लेते हैं। A company acquired for its internal use a software on 1/3/20 from UK। कितना में खरीदा ये लोग? 1.5 लाख पाउंड में खरीदा है। ठीक है, फिर बोलता है क्या, द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट वाज ₹100 पर पाउंड। द सेलर अलाउड a trade discount of 2.5%। The other expenditures were import duty 10%, additional import duty 5%, entry tax 2% recoverable later from the tax department। तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा नॉन रिफंडेबल नहीं है, रिफंड हो जाएगा ये। इंश्योरेंस का खर्चा ये आएगा। प्रोफेशनल फी फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द कस्टम्स, ये भी हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है ना? और समझो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ये 1,50,000 का था, माइनस करेंगे हम लोग यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट, कितना है वो? 2.5%। ये हटाने के बाद जो आ रहा अमाउंट, इसके ऊपर अब आपको यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी अब आपको यहाँ पर पे करना रहेगा। ठीक है, चलो सर हमने पे कर दिया। इन सबको पे करने के बाद आपका जो इंस्टॉलेशन खर्चा है वो आएगा, फिर प्रोफेशनल फी आपका वो आएगा, दैट्स इट, इतना ही चीज़ है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा। अब समझो, अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेनली आपका इंडेस 38। मीनिंग के बाद यही आपका मेन पार्ट है, क्योंकि आपने बाकी चीज़ अपने इंडेस 16 में ही पढ़ रखा है। ठीक है, आ जाओ। सेल्फ जेनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, तो पढ़े तो बात कर लो यहाँ पर गुडविल के बारे में, और फिर अदर एसेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो गुडविल है ना, इसको हम लोग बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। रीज़न आपको समझ में आ ही गया कि इसका कोई भी आइडेंटिफाइबिलिटी है ही नहीं। बट और एक बात समझो आप, हम लोग गुडविल के लिए ना अलग से कुछ मेहनत नहीं करते। हम लोग अपने बिजनेस में जिसके लिए हम लोग पैसा ले रहे हैं ना, उसी के लिए हम लोग मेनली काम करते हैं। उसके साथ साथ हमारा गुडविल बनते जा रहा है। जैसे मान लो मैंने आपसे फी ले रखा है पढ़ाने के लिए, तो मेरा काम है पढ़ाना, आपको सही सर्विस देना मेरा काम है। अब अगर आपको वो सर्विस पसंद आता है तो फिर अब आपने अपने फ्रेंड्स को भी बताते हो आप। जैसे हम लोग ये लेक्चर्स जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ये रिवीजन लेक्चर्स, ये किस लिए है? क्योंकि हमने अपने स्टूडेंट्स को वादा किया था कि हम लोग आपको एग्जाम से पहले आपको यहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइड करा कर देंगे। तो हम तो बस अपना बिजनेस का पार्ट यहाँ पर कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, अगर आप तक पहुँच रहा है वीडियो, जिन जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, अगर उनके तक भी वीडियो पहुँच रहा है, अगर उनको हेल्प हो रहा है, तो वो क्या होता है, कम से कम वो दूसरों को बताएंगे अब, जो हम लोग आपसे उम्मीद भी करते हैं, है ना? तो देखो, अलग से गुडविल के लिए कुछ मेहनत नहीं हो रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उसमें गुडविल बन जाता है। तो अलग से आप कैसे बताओगे इतना कॉस्ट लगा हुआ है गुडविल के लिए? इसीलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी हम लोग बुक्स में लिख नहीं सकते। हाँ, परचेस किया हुआ हम लोग को पता है ना, इतना हमने पे करा है, तो वो लिख सकते हैं हम लोग। बट इसके केस में लिखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो जो आपका काम है आप वही कर रहे हो। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। बात समझ में आपको आ रहा है क्या? आते हैं यहाँ पर अदर्स के बारे में। अब देखो, अदर बहुत सारा ऐसे एसेट होता है जो हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर ही है, हम लोग इंटरनली उसको हम लोग बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं अपने ही यूज के लिए। ठीक है, तो अब जितना भी ऐसा एसेट होता है ना, अब पहले इन पे रिसर्च होता है। ऐसा तो है नहीं कि मन किया चलो अच्छा बना देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। ये सब रिसर्च होगा। रिसर्च होगा मतलब पूरा हम लोग इसके बारे में पूरा नॉलेज हम लोग इकट्ठा करेंगे, समझेंगे ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किस बारे में है, हमें कितना फ़ायदा दे सकता है। सो आज के टाइम में एआई, है ना? हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर जैसे हमें बनाना, समझ लो ना बात, खुद से रिसर्च करना। ठीक है, तो समझो आप रिसर्च करने में आपका बहुत टाइम जाता है, आपका बहुत पैसा खर्च होता है। बट बहुत बार पता है क्या होता है, रिसर्च करके ही समझ में आ जाता है कि ये जो एसिड है ना,
ये बना के फायदा नहीं है। जैसे मान लो अभी, मान लो किसी पर्टिकुलर एक नेता पे आपको लग रहा है ना, इन पे अगर काम किया जाए ना ये आगे बढ़ सकते हैं, ये भी कभी फ्यूचर में कुछ बड़ा कर सकते हैं, बट आपको पता होगा हरकत, कहीं भी कुछ भी बक देते हैं, बिना सिर पैर के बात करते हैं। तो आपने पूरा रिसर्च किया, उनके बारे में जाना, जान के समझ में आया कि ये इंसान काम करने लायक है ही नहीं, छोड़ दो इस इंसान को। ठीक है, तो आप समझो रिसर्च है, क्या पता चला आपको एसिड नहीं बन सकता, कोई इसका लाइफ ही नहीं है, तो जितना खर्चा वो सब डालो पीएल में। तो क्या होता है, जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं ना, जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करते टाइम जितना भी पैसा लगेगा ये सब कुछ जाता है पीएल में, क्योंकि रिसर्च करते टाइम हम लोग को अभी नहीं पता एग्जैक्टली जब भी हम लोग ये सब कुछ आउटकम हम लोग को मिलेगा, बैठ कर सब सब कुछ जब चेक करेंगे, इससे एसिड बन सकता है कि नहीं, बनने के बाद हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ होगा तभी तो जाकर आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। तो आप समझो रिसर्च में जितना भी खर्चा लगेगा सबका सब हम लोग को पीएल में राइट ऑफ करना होता है। अब देखो रिसर्च अगर सब कुछ हो गया बढ़िया से, है ना, और इस नॉलेज को जो हमने यहाँ पर गेन किया ना, इसी नॉलेज के बेस पे हम लोग आगे काम किए, और अगर हम लोग डेवलपमेंट अगर स्टार्ट कर दिए ना, अगर हम लोग डेवलपमेंट अगर हम लोग स्टार्ट कर दिए ना, तो अब हम लोग बोल सकते हैं हाँ डेवलपमेंट पे इसका जितना भी खर्चा हुआ ना, ये सबका सब आपको कैपिटलाइज आप कर सकते हो, इससे जितना भी अमाउंट लगा है इन सबको आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो समझो, अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं अभी, अभी कोई भी एसिड अगर रिसर्च फेज में है, तो ऐसे केस में जितना भी अमाउंट उस पर लग रहा है सबका सब हम लोग को पीएल में राइट ऑफ करना होता है। लेकिन अगर एक बार वो डेवलपमेंट फेज में अगर वो आ गया ना, डेवलपमेंट फेज में आने के बाद जो भी पैसा लगेगा इन सबको आप कैपिटलाइज करोगे, इन सबको आप कैपिटलाइज करोगे। जैसे मान लो आपने डेवलपमेंट फेज में कुछ 10,000 करोड़ रुपया आपने यहाँ पर लगा दिया, तो आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो, इस एसेट के अंडर आप इसको लिख सकते हो। हाँ पर ध्यान रहे जब भी आप एसेट लिखोगे ना, तो आपको देख लेना है इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लो आपको लगता है कि हम एसेट को जो है ना 10 साल ही यूज करेंगे, आपको लग रहा है एसेट को हम 10 साल यूज करेंगे फिर किसी को बेच के हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो बेचने वाला प्राइस अभी नहीं बात कर रहे, छोड़ दो अभी, लेकिन 10 साल जो यूज करेंगे उससे जो लग रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपको लग रहा है 9,000 ही होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, है ना, वो लग रहा है आपको 9,000 ही होगा। तो 10,000 जो आपने खर्च करा है और 9,000 विच एवर इज लोअर, आप यहाँ पर 9,000 रुपया आप एसेट में लिख दोगे। और जो 1,000 रुपया, समझो आपने 10,000 तो लिख के रखा था, कैपिटलाइज तो आपने किया था, बट अब आप 9 को ही लिख पा रहे हो, तो जो 1,000 आपने हटाया ना, वो 1,000 करोड़ रुपया जाएगा आपके इम्पेयरमेंट लॉस के अंडर, वो 1,000 करोड़ रुपया जाएगा आपके इम्पेयरमेंट लॉस के अंडर। इसका मतलब क्या है समझो ध्यान से, अगर हमारे पास कोई सेल्फ जेनरेटेड अगर एसेट अगर आपको दिखता है, तो जितना भी रिसर्च फेज में खर्चा हुआ सबका सब राइट ऑफ हो जाएगा। अगर डेवलपमेंट फेज पे खर्चा अगर किया जा रहा है तो वो कैपिटलाइज हो सकता है, बट एसिड हम लोग उतना ही अमाउंट को लिख सकते हैं जितना हम लोग मैक्स टू मैक्स हम लोग यहाँ से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो आप क्या करना, हमेशा ऐसे चेक करना कि आप यहाँ पर कितना डेवलपमेंट में आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, खर्चा आपने कर दिया यहाँ पर, और जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो आपको यहाँ से मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन में उसका वैल्यू कितना है, विच वही लोअर आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बाकी का पैसा यहाँ पर हो जाएगा क्या बताओ, इम्पेयरमेंट लॉस। इंडिया स्टडीज इसके अंडर उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, एकदम क्लियर है। एक काम करते, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसको लेकर, उसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बता ए लिमिटेड engaged in research to develop a new production technology। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन द न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस इन 2021-22 वाज एज अंडर। बोलता 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 5,400 लाख रुपए खर्च हो गया है, बट 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 1,800 लाख रुपए खर्च हुआ, टोटल 7,200 लैक्स हम लोगों ने खर्च कर दिया है। द प्रोडक्शन प्रोसेस मेड द इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था कहाँ से, 1 जनवरी 2022 से, तो यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। मतलब समझो आप ये 5,400 तो पूरा पूरा पीएल, ये तो पूरा रिसर्च का खर्चा है। हाँ आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो, बस देख लो यहाँ पर क्या बेनिफिट इतना मिलने वाला है, अगर होगा तो कैपिटलाइज आप कर सकते हो। ठीक है, द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्रोसेस इज 1,000 लाख।
इससे कितना रिकवर हो पाएगा? 1000 लाख। तो भले ही यहाँ पर 1800 लाख डेवलपमेंट में खर्च हो गया है, बट इससे 1000 लाख ही निकल पाएगा, तो 800 लाख तो हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, भारी मन से छोड़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ये 1000 लाख हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। फिर अब क्या हुआ है? At 31st March 2023, the amount estimated to be recoverable from the process, अच्छा यहाँ पर छूट गया एक लाइन, ये रहा यहाँ जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन FY 22-23 इज 6000 लाख। अब आप समझो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 1000 लाख लिख रखा है, 6000 लाख हमने इस साल खर्च कर दिया, टोटल कितना हो गया? 7000 लाख। अब 7000 लाख तो हम लोग लिख के रखे हैं, आओ चेक करते हैं क्या इतना रुपया मिलेगा, क्या मतलब बेनिफिट है क्या? क्या बोलता है देखो, बोलता है एज एट 31st March 2023 the amount estimated to be recoverable from the process including future cash outflows to complete the process before it is available for use is 5000 लाख। मतलब जो भी खर्चा लगेगा उसको लेस कर दो, और जो बेनिफिट्स आएगा उसको ले लो। नेट करके क्या दिख रहा है? अभी भी 5000 लाख का हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। हमने 7000 लाख लिख के रखा है, हटाओ इसमें से 2000 लाख फिर से गया PL में, ठीक है। यू हैव बीन हायर्ड एज एन इंड एस एक्सपर्ट, देख रहे हो आपका इज्जत कितना बढ़ गया, आपको बुलाया जा रहा है एज एन इंड एस एक्सपर्ट टू गाइड द अकाउंटिंग टीम टू आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट of the research and development cost, formulate a well articulated detailed report to suggest the accountant on the following: the carrying amount of intangible asset as at 31st March 2022 and charge to profit and loss for 21-22। अब देखो हमारे पास 1800 हो सकता था, बट वहां पे हम लोग को फिर से 800 हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हम लोग 1000 ही लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या पड़ेगा हम लोग, 7200 माइनस 1800, ये 5400 तो पहले PL में चला जाएगा, उसको हटा ही दो आप, ठीक है। लेकिन ये जो 1800 है ना, इसमें से भी हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा, वो इम्पेयरमेंट लॉस बोलकर। क्यों? क्योंकि हम लोग का 1000 ही रिकवरेबिलिटी यहाँ पर है, इतने हम लोग रिकवर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर से हमने 6000 खर्च कर दिया है, टोटल 7 हो गया, बट फिर से देखो कितना रिकवर होगा? 5000, तो 2000 हम लोग को फिर से राइट ऑफ यहाँ पर कर देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो ना क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। अब देखो वर्कबुक 2025 में एक क्वेश्चन है, इसको लेकर दो, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2024 सन लिमिटेड इंकर्ड ₹2 करोड़ इन रिसर्च। अब दो रिसर्च में खर्च किया है, ये तो हो गया खत्म, छोड़ दो। एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर न्यू प्रोजेक्ट, अच्छा यहाँ पर बोलता है कि दोनों मिला के हुआ, ठीक है, 2 करोड़ रुपया डेवलपमेंट एंड रिसर्च सब मिलाकर हुआ है। द एंटायर अमाउंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट, सबको मान लिया इंटेंजिबल एसेट। आओ देखते हैं क्या है। ओके, बिलो इज अ ब्रेक डाउन फॉर द एक्सपेंडिचर, बोलता है रॉ मटेरियल टेस्टिंग हो रहा था, मार्केट रिसर्च हो रहा था, फिजिबिलिटी स्टडी हो रहा था, ट्रेनिंग टू स्टाफ हो रहा था। अब ये सब जितना भी है ना, ये सब जितना भी है, ये सब का सब तो एक्सपेंस होता है, ये सब का सब एक्सपेंस होता है। और डेवलपमेंट एक्टिविटी में भी किस दिन क्राइटेरिया मैच किया है। अब क्राइटेरिया क्या होता है सर? हम लोग को 6 चीज के बारे में जानना है, 6 यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, वो 6 चीज होगा तब जाकर क्राइटेरिया मैच होता है, फिर हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, है ना, समझेंगे उसके बारे में भी हम लोग। तो डेवलपमेंट एक्टिविटी में भी कब ये क्राइटेरिया मैच है हम लोग को वो चेक करना होगा। तो क्या बोलता है, द कॉस्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज वर इंकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब ये जो आपको दिख रहा है 0.9 करोड़, ये इवनली थ्रू आउट द ईयर लगा है, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे नहीं, ठीक है। However, it was not until 1st August 2023 that market research indicated that the product had the potential to be profitable। तो समझो डेवलपमेंट क्राइटेरिया ना 1 अगस्त को जाके मैच किया है, अब जाकर हम लोग को लगा है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल है, इस पे हम लोग आगे काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? और वहां से लेके अभी तक अभी भी ये प्रोडक्ट, ये जो हमारा एसेट बन रहा है वो इनकम्प्लीट है। तो आप समझो यहाँ पर टोटल कितना महीना है, यहाँ पर 31 मार्च 24, तो देखो यहाँ पर अप्रैल मई जून और जुलाई निकल चुका है, 4 महीना तो निकल चुका था। उसके बाद समझ में आया कि ये कैपिटलाइज किया जा सकता है। तो आप समझो 0.9 इंटू 4/12, तो 0.3 ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया, ये भी हमारा एक्सपेंस हो गया। तो बाकी का जो 0.6 है उसको हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अलोंग विद रीजंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आ रहा है क्या समझ में? तो देख लो आप यहाँ तक पूरा ये हमारा एक्सपेंस ही माना जाएगा, 0.3 भी एक्सपेंस माना जाएगा, बाकी को हम लोग यहाँ पर
लिख सकते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो हम लोग फालतू का 1.4 करोड़ का इंटेंजिबल एसेट हम लोग फालतू का लिख के रखें, तो उसको हटाओ, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट के बारे में जो डेवलपमेंट एक्टिविटी उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? यस सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन। एक बार दिसंबर 22 में 6 मार्क का, और जून 23 2022 सिलेबस में 4 मार्क्स का। देखते क्या हो। बोलता आत्मा तुलसी लिमिटेड, देख लो मैंने पहले ही बताया था, जून 23 का पेपर मतलब रामदेव बाबा, है ना। विच इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बोलता है ईयर 2021 में टोटल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है इस प्रोसेस में 100 लाख, 1 करोड़ रुपए, जिसमें से 44 लाख इंकर्ड बिफोर 1 दिसंबर 2020 व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट। मतलब ये इस दिन इंटेंजिबल एसेट का क्राइटेरिया मेट कर गया था। तो इसका मतलब 44 लाख तो उसके पहले खर्च हो चुका ना, तो 44 लाख चला गया पीएल में, और बाकी 56 लाख हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब देखते 21-22 में क्या हुआ है। 21-22 में बोलता है डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो चुका है ना, एंड कंप्लीटेड आफ्टर इंकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 400 लाख। तो 56 हम लोग ऑलरेडी खर्च हम लोग कर रखे थे, ये तो था ही हमारा, 400 लाख और हो गया, टोटल दिखिएगा 456। फिर क्या बोलता है 22-23 में, ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी implemented the new process design which will result in a after tax cost saving of 100 lakhs per annum for the next 5 years। तो हम लोग को चाहिए इसका पीवी। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, और जो इसका पीवी ऑफ एन्युटी फैक्टर जो है ना 1 to 5, ये कितना है 3.79। अब देखो हर साल का सेम बेनिफिट है 100 लाख, इनटू आप डायरेक्ट इसको कर दो, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगा 379। अब आप समझो 456 लाख आपने लिख के रखा है, बट बेनिफिट मैक्स टू मैक्स 379 ही मिलेगा। तो 456 माइनस 379, 77 लाख फिर पीएल में जाएगा, फिर पीएल में जाएगा, है ना। और देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है हम लोगों से। What is the expenditure to be recognized as an expense in the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2021? तो ये पहला साल का बात कर रहा है, और वो था 44 लाख। What is the carrying amount of intangible asset as at 31st March 2021 and 31st March 2022? तो देखो 2021 को तो हमारे पास ये कितना था, हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ये 56 लाख का था, है ना, ये 56 लाख का था। ठीक, और दूसरा दूसरा हमारा क्या यहाँ पर 31 मार्च 2022 कितना होगा, 456 था, बट उसमें से फिर हम लोग को ये हटाना पड़ेगा लॉस, जो बेनिफिट नहीं मिल सकता पूरा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड? तो नेट जो हम लोग सबको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो है सब मिलाकर 379। तो कितना अमाउंट चल जाएगा पीएल में, तो पीएल में जा रहा है हमारा 77 लाख इसकी वजह से। तो हम लोग पहले बोलेंगे 456 हम लोग लिखे थे, बट कितना कैपिटलाइज होगा 379, बाकी चल जाएगा पीएल में। What is the amount of amortization of the intangible asset to be recognized as an expense in the statement of profit and loss for the ended? इतना इसके बारे में बात करेंगे, छोड़ दो। What is the carrying amount of intangible asset as an इतना, ठीक है। अब समझो यहाँ पर क्या होता है। ई और एफ के बना समझ लेते हैं थोड़ा सा बाद में, पहले यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है। ई और एफ हमें अच्छी तरह से ऐसे भी इसके बारे में पता ही है कि हम लोग को अमोटाइज करना पड़ता है इंटेंजिबल एसेट को, बट अमोटाइज होता है ये ड्यूरिंग द लाइफ। और लाइफ कितना इसका दिख रहा है, 5 साल लाइफ दिख रहा है इसका, 5 साल लाइफ था इसका। तो जो भी अमाउंट आ रहा है 379 डिवाइड बाई 5, ये हर साल ऐसे ऐसे हम लोग का अमोटाइज हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च ऑफ ₹44 lakhs शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इंकर्ड। क्लियर है ये चीज। एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट दैट इज ₹56 lakh incurred since the date when the recognition criteria met shall be the carrying amount as on 31st March 2021। तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अब आप देखो यहाँ पर टोटल अगर देखोगे सब करके, मतलब ये 56 लाख तो हो गया यहाँ पर। अब 56 के बाद आपने और 400 खर्च करा है, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 456 लाख। बट पीवी ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो कितना है 379 लाख। तो इंटेंजिबल एसेट जो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे वो आप कर पाओगे 379 लाख, और बाकी का 77 लाख आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा पीएनएल में। क्लियर है। और ई और एफ क्या है यहाँ पर, तो आप देख लो 379 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है,
यार 75.8 लाख, इतना रुपया ये हमारा अमोटाइजेशन होगा, जो घटाने के बाद अमाउंट जो दिख रहा है ये ऐसा कैरिंग अमाउंट होगा। बोलो क्लियर है क्या? पूर्ण क्लियर है क्या? ये सब क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे नोट्स पे, यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ यहाँ अच्छी तरह से क्लियर है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, गुडविल। Internally generated goodwill cannot be recognized as an intangible asset due to lack of identifiability and its cost cannot be measured reliably। कैसे निकालोगे बताओ ना, आप कैसे बता पाओगे कितना कॉस्ट जो है वो बस गुडविल के लिए लगा है? नहीं बता पाओगे आप। अदर्स का बात करते हैं यहाँ पर, अदर सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखो रिसर्च फेज यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज। एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च फेज शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, ये खर्च होता है हमारा। और जो डेवलपमेंट फेज जो हमारा है यहाँ पर, इसमें हम लोग आकर चीजों को कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपने रिसर्च में जो आपको फाइंडिंग्स मिला आप उसका एप्लीकेशन करोगे, उसी एप्लीकेशन को या उसी रिसर्च को ध्यान में रखकर, बेस में रखकर आप यहाँ पर अब अपना सॉफ्टवेयर हो चाहे प्रोडक्शन के प्रोसेस हो जो भी था, आप एसेट को डेवलप करना स्टार्ट करोगे। लेकिन ध्यान रहे, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब मिलता है, जब ये 6 का 6 कंडीशन पूरा मेट हो, जिसमें 2 तो ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है। एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है, और आप कितना रुपया इसको भी कंप्लीट करने में लगेगा, इसके कॉस्ट को रिलायबली आप मेजर कर सकते हो। तो ये 2 तो हमें ऑलरेडी पता है। अब देखो जो बाकी चीजें उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। आप समझना, टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आपने मान लो प्रोटोटाइप बना रखा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्रायल वगैरह जब यहाँ पर हुआ तो आपको दिख रहा है कि ये इजीली यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एसेट्स बना सकते हैं, ये काम तो हमारे आ रहा, बेकार नहीं है ये। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी तो है, बन सकता है, प्रोटोटाइप तैयार है, आप चेक कर लो सर हमें बेनिफिट तो मिल रहा है इससे। दूसरा होता है इंटेंशन टू कंप्लीट। इंटेंशन टू कंप्लीट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट जो है ना इसको लेकर सीरियस है, काम करना चाहता है इसके ऊपर, कंप्लीट करना चाहता है इसको। अब मान लो उनको लग रहा प्रोटोटाइप तो ठीक ही है, बट कुछ और बनाते हैं, हमारे काम के लिए उतना अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर छोड़ देगा ना वो तो इंटेंशन टू कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ वो उसको सेल कर सकते हैं या फिर खुद भी यूज कर सकते हैं, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो चलो हम लोग यूज तो करें ना, हमारे स्टूडेंट्स तो यूज कर रहे हैं, उससे हम लोग को बेनिफिट तो मिल रहा है, या फिर किसी को सेल कर सकते हैं, कुछ तो है ऐसा, कुछ तो है ऐसा। तो एंटिटी हैज द एबिलिटी टू यूज और सेल द एसेट। इसके साथ साथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस होना जरूरी है। टेक्निकल रिसोर्स का मतलब क्या है, वो सारा चीज अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास जो इस एसिड को बनाने में लगेगा। टेक्निकल सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, नॉलेज हमको होना चाहिए, और साथ ही साथ इतना इस सब काम को करने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा। पैसा फंडिंग के लिए इन लोग को रोना नहीं पड़े आगे चल के, पैसा इनके पास या तो है या फंडिंग इनको मिल जाएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएगा टू कंप्लीट द एसेट। अगर ये सब कुछ हो गया ना, तब जाकर आप बोलना कि हाँ अब डेवलपमेंट क्राइटेरिया मेट हो गया है, अब यहाँ से चीज़ों को हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। और अगर आपने मान लो खर्च कर दिया, आपने बोला सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सब कुछ मिला करना हमारा 100 करोड़ रुपया अभी तक लग चुका है, बट ना बता नहीं पा रहे कितना डेवलपमेंट कितना रिसर्च। हाँ बट डेवलपमेंट का क्राइटेरिया तो मेट अप हो गया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया तो हमारा सर मेट हो गया, बट हम लोग बता नहीं पा रहे कितना हमारा डेवलपमेंट का, कितना रिसर्च। अगर ऐसा हुआ ना तो ये पूरा का पूरा 100 करोड़ राइट ऑफ करवा देंगे, अब आगे जो होगा उन सबको कैपिटलाइज कर लेना। If an entity cannot distinguish the research phase and development phase, then treat it as incurred on research phase only और उसको write up कर दो, उसको write up कर दो। ध्यान देना यहाँ पर, expenditure on internally generated brand, mastheads, publishing titles, customer list and items similar in substance cannot be distinguished from the cost of developing the business as a whole। मैंने बताया ना आपको, अगर मैं ब्रांड नेम अपना तैयार कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो भाई मेरा तो मेन काम है अपना बिजनेस, मैं उसको तो कह ही रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे ही रहा हूँ, जो मेरा काम है इसके लिए मैंने फी ले रखा है, मेरा तो वही काम है ना। अब उसमें अगर मेरा ब्रांड इमेज तैयार अगर हो रहा है तो वो अलग चीज है। हम कैसे बोल दे कि नहीं, ये वाला जो क्लास था ना आज वाला, ये सिर्फ मेरा गुडविल बनाने के लिए था, पता है, ये सिर्फ ब्रांड बनाने के लिए था, बाकी पढ़ाने वाला क्लास कल करेंगे, ऐसे होता है? नहीं ना।
सही मारा। और कोई भी पास्ट एक्सपेंस जो आपने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, राइट ऑफ कर दिया था, ये समझे कि इस पे कुछ नहीं बन सकता, डेवलपमेंट इसका हो ही नहीं सकता, आपने राइट ऑफ कर दिया था। अब आपको समझ में आ रहा है यार ये तो डेवलपमेंट क्राइटेरिया पहले ही मेट हो गया था। मालिक मालिक उसको राइट ऑफ जो करे थे ना उसको रिवर्स करने दो, प्लीज प्लीज, नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। Any past expenses which was initially recognized as an expense should not be recognized as an asset at a later date. और अब कितना हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं, कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज कितना हम लोग कर सकते हैं, वंस द डेवलपमेंट क्राइटेरिया मेट लोअर ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैपिटलाइज, कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। बोलो क्लियर है क्या? तो इसका मतलब किसी भी हाल में रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हम लोग अपने बुक्स में तो लिख ही नहीं सकते हैं। अगर रिकवरेबल अमाउंट मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो हमारा है, ये अगर 379 है और अभी तक हमारा 456 लग चुका है, तो 77 राइट ऑफ करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? उन्होंने यहाँ तक सब कुछ समझा है क्या? ये सब कुछ समझ के हम लोग यहाँ तक, एक छोटा सा पोर्शन हम लोग और करते हैं, फिर ना हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? छोटा पोर्शन करते हैं। अब देखो, एक्वायर्ड एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसके बारे में इंडेक्स 123 में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बट इसे ध्यान में रखना, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर है, अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में उसको एक्वायर किया है ना, आपको लगता है उसका ये एसेट ये बन सकता है, आपको लगता है कि ये आपके इंटेंजिबल एसेट इंडेक्स 30 क्राइटेरिया मेट कर रहा है, तो आप उसको लिख लो। जरूरी नहीं है कि अगला भी उसको अपने पास एसेट लिख के रखा हो। जैसे जैसे मान लो क्या हुआ, उसने 500 करोड़ रुपया रिसर्च पे उसने इन्वेस्ट कर दिया है, बट अभी तक डेवलपमेंट फेज स्टार्ट तो हुआ नहीं था, तो उसने सब कुछ राइट ऑफ कर दिया है। बट अब क्या होता है, जब आप परचेज करते हो ना, जब आप परचेज करते हो उससे, कंपनी तो बोलता है देखो भाई हमने इस पे भी तो खर्च किया ही है, अब आगे चल के और 100 करोड़ रुपए खर्च करके आप इजीली इसको डेवलप कर सकते हो, तो हमारा 500 करोड़ तो गया ना रिसर्च पे ना, ये कैसे फ्री में दे दे आपको हम? जब कंपनी बेचेगा ना वो 500 करोड़ इसके लिए भी चार्ज करेगा, पता है? तो हो सकता है वो अपने बुक में एसेट नहीं लिखा था क्योंकि क्राइटेरिया उस समय मेट नहीं हो रहा था, बट हम लोग जब परचेज कर रहे हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं इसको एसेट अपना। If an intangible asset is acquired in a business combination, the cost of the same will be its fair value on the date of acquisition. Asset will be recorded in the books of acquirer even if it was not recorded in the books of acquiree. जो परचेस कर रहा है ना बिजनेस, उसको बोलते हैं एक्वायरर, और जिसका बिजनेस हम लोग ला रहे हैं उसको बोलते हैं एक्वायरी, ठीक है? तो जो एक्वायरर है ना, वो एक्वायरी का जो एसेट लिया है वो लिख सकता है, भले वो अपने बुक में एसेट लिख के नहीं रखा था, क्यों? क्योंकि उसको लगा था हमारा डेफिनेशन और क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा था। बट हम लोग चेक कर लेंगे, अगर हमारा डेफिनेशन और क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, हम लोग उसको अपने पास लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? और गवर्नमेंट ग्रांट में अगर मिला हुआ है तो उसको एज पर इंडेक्स 20 हम लोगों को रिकॉर्ड करना होता है। एक्सचेंज में अगर मिला है तो सेम है जो हम लोगों ने इंडेक्स 16 में पढ़ रखा था। और एक क्या होता है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस, दो कुछ एक चीज ना आपको देख के लगता है यार फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो ये भी दे रहा है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, है ना? आपको लगता है कि यार एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं ना, तो बेनिफिट तो हम लोग को मिलेगा ही। बट एक बात बताओ, आप कैसे बता पाओगे कि ये जो आपका जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है ये पर्टिकुलर इसी एडवर्टीजमेंट की वजह से हो रहा है? आप बता पाओगे ऐसे? तो ये सब जितना होता है ना, इन सबको कोई एसिड मत मान लेना, ये सबका सब राइट ऑफ होगा। जैसे रिसर्च एक्सपेंस अगर हुआ, ये राइट ऑफ होगा। कोई स्टार्टअप एक्टिविटी में आपने खर्च किया पैसा, वो सब होगा यहाँ पर एक्सपेंस। ट्रेनिंग दिया आपने अपने स्टाफ को, तो ट्रेनिंग दिया है तो ऑब्वियस सा बात है, कंट्रोल तो आपका है नहीं उसके ऊपर, भाग जाए कल के दिन में हो तो वो एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज एक्सपेंस। आपने रीलोकेट कराया है चीज़ों को, उसमें खर्चा लग गया, सब एक्सपेंस। ये सब कोई भी इंटेंजिबल एसेट नहीं लगता। हाँ, ये सब देखकर आपको आपको लगता है देख कर कि हाँ ये सब जो खर्च हो रहा है ना, ये तो हमारा बेनिफिट के लिए तो हो रहा है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हम लोग को मिलेगा इन सब से, बट एक्चुअल में इन सब से कोई इंटेंजिबल एसेट रेडी नहीं होता है। हाँ, मिलेगा बेनिफिट। अब देखो एडवर्टीजमेंट मान लो अगर हम लोग करवाते हैं, उसका फायदा हमें होता है, बट इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं कर सकते ना हम लोग। क्लियर है क्या? अब बताओ ऐसे करोगे, मान लो क्या हुआ, मैंने क्लासेस के लिए एक मैंने रील डाला, ठीक है? तो वो देखना क्या होता है, बहुत बार कुछ इंस्टाग्राम का जो पेजेस होता है ना, पेड पेजेस होता है, आपको पता है क्या? पेड पेजेस होता है, ठीक है? तो अब ना जब हम लोग वहां पे मान लो रील हम लोग अपना अपलोड करवाते हैं, तो हमें वहां पर चार्ज लगता है।
अब किसी बच्चों को आप ऐसे मैसेज करोगे, तुमने रील देखा ना? हाँ सर देखा, हमारा पैसा लगा था पता उस रील पे, अब चल क्लास परचेस कर, बुक्स परचेस कर। ऐसा कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं पॉसिबल है भाई। हाँ कहीं ना कहीं से हो सकता है, चलो मान लो कहीं ना कहीं से एक तो बच्चा देख लिया जिसको परचेज भी करना है, वो अलग चीज है। बट आप इस तरीके से आप एसेट नहीं लिख सकते हो इन सब चीजों को। तो above expenditure are incurred to provide future economic benefits to an entity, but no intangible asset or other asset is acquired or created that can be recognized। आप उसको लिख नहीं सकते हो एज एन इंटेंजिबल एसेट। बोलो क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। तो चलो, अब छोटा सा छोटा टॉपिक कुछ एक बचा हुआ है, इसको हम लोग कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, जिसमें एक और छोटा टॉपिक आपको अभी करवाऊंगा, फिर ब्रेक दूंगा। देखो, आपका जो इंटेंजिबल एसेट का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है, फिर से वही चीज है, कॉस्ट और रिवोल्यूशन मॉडल। तो जो जो था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ओसीआई, पीएल, सब कुछ वैसे चलेगा। बस यहाँ पर दो चीज के बारे में बताया, दो डिफरेंस है। पहला बात तो ये बोलता है कि अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट का, अगर आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव मार्केट कुछ है ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट इसको बेच नहीं सकते, बस हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई फेयर वैल्यू नहीं निकल सकता इसका। अगर ऐसा है कि फेयर वैल्यू निकल ही नहीं सकता इसका, तो ऐसे केस में आप इसके कॉस्ट को ही लेकर आप चलो, उसी को मान लो फेयर वैल्यू है। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन, उसी को लेकर आप चलो। और दूसरा क्या होता है, मान लो आपने फेयर वैल्यू निकाला, 2 साल 3 साल ऐसा फेयर वैल्यू निकला, बट उसके बाद फेयर वैल्यू नहीं मिल पा रहा उस एसेट का, हट गया वो एसेट अब मार्केट से। तो अगर ऐसा हुआ कि उसके बाद वो एसेट का फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रहा, तो लास्ट जब रीवैल्यू हुआ था ना, लास्ट जो रीवैल्यू हुआ था ना, उस टाइम जो फेयर वैल्यू आया था उसी को अपना आप वैल्यू मान के चलोगे आगे। The treatment of revaluation model under Ind AS 38 is same as under Ind AS 16. However, following additional points should be considered. If an intangible asset cannot be revalued due to non-availability of active market, then asset shall be carried at cost less accumulated depreciation। और कुछ impairment loss अगर हुआ, जैसे हम लोग देख रहे थे बार बार, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। If fair value of a revalued intangible asset can no longer be measured by reference to the active market, देन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, मतलब जो लास्ट फेयर वैल्यू जो आपने किया था, अब तो सब कुछ ले कैरिंग अमाउंट होगा ना, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट शैल बी द लास्ट रिवैल्यूड लेस एनी सब्सिक्वेंट अमोर्टाइजेशन और इंपेयरमेंट लॉस, इसी को लेकर आपको चलना है। ठीक है, चलो अब ले लो आप 5 मिनट का ब्रेक, यहीं पे वीडियो पॉज कर दो, 5 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट करना और यहाँ से आप शुरू कर देना। ठीक है, चलो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। ओके, चलो देखो अब यहाँ पर, अब यहाँ पे हमें यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट के बारे में समझना है। देखो, कुछ एक का तो फाइनाइट होता है लाइफ, बट कुछ एक का इनडेफिनेट होता है। इनफाइनाइट नहीं हो सकता किसी का लाइफ, किसी भी इंटेंजिबल एसेट का लाइफ इनफाइनाइट नहीं हो सकता। आइदर वो फाइनाइट होगा या फिर वो इनडेफिनेट होगा। दोनों में अंतर क्या समझो, इनफाइनाइट मतलब वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, कोई उसका अंत नहीं है। इनडेफिनेट का मतलब अभी नहीं बता पा रहे, बट चेक करते रहेंगे हम लोग, हो सकता है उसका लाइफ जो बाद में है वो हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए। तो जो फाइनाइट होता है ना, वो हो सकता है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअली या फिर लीगल राइट हो, जैसे अगर 10 साल के लिए हमें ये टोल का लाइसेंस अगर मिला है, तो 10 साल ही इसका लाइफ है। या फिर अगर आप प्रोडक्शन और कैश फ्लो का बात कर रहे हो, तो कितना साल हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, जैसे अभी हम लोग जो क्वेश्चन किए थे थोड़ी देर पहले, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा, 5 साल तक प्रोडक्शन चलेगा, 5 तक का उससे हम लोगों का कैश फ्लो का बेनिफिट मिलेगा, सॉरी। तो जितना साल का बेनिफिट हमें मिल सकता है, तो वो हमें चेक करना होता है, कितना साल प्रोडक्शन कर पाएंगे, कितना साल हमारा ये कैश फ्लो चलेगा, उस बेस पे हम लोग इसका लाइफ हम लोग बोलते हैं। और जो इनडेफिनेट होता है, इनका लाइफ जो है ना, वो इनडेफिनेट है, बट वो इनफाइनाइट नहीं है। जैसे मान लो ट्रेडमार्क है ना, अब कोई लीडिंग कंपनी है, जैसे वो आपका एप्पल हो गया, नाइकी हो गया, रीबॉक हो गया, अब ये सब जो है ना, ये अभी लीडिंग कंपनीज है अपने अपने फील्ड में। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो ना, ठीक है इनका लाइफ 20 साल है, 50 साल है, आप इस तरह से अमोटाइज करो, नहीं। तो इन सब में अभी अमोटाइजेशन इस तरह से भी नहीं होगा। जिस दिन लगा हम लोग चेक करते रहेंगे, जिस दिन लगा कि नहीं, अब मान लो कुछ नेगेटिव कुछ अगर आ गया, कुछ अगर नेगेटिव अगर कुछ रिव्यू आया, तो अब क्या होगा ना, अब इनका कुछ अमोटाइजेशन नहीं, इनका सीधे सीधे पता क्या होगा, इनका सीधे इम्पेयरमेंट होगा। मतलब अमोटाइजेशन में अगर क्या ध्यान देना है पता है आपको, जिनका लाइफ फाइनाइट है वहां तो अमोटाइजेशन होगा,
वहां तो अमोटाइजेशन होगा, जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, यहाँ पर ये अमोटाइज होगा बेस्ड ऑन इट्स लाइफ। और जैसे हम लोग इंडेक्स 16 में बात करते थे, जहां से हमारा एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, वहीं से हमारा एमोटाइजेशन यहाँ भी स्टार्ट हो जाए, जैसे वहां पर डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता था। और कब तक हमें डेप्सन करना है? जब तक आप उस एसेट को बुक से हटा नहीं दो, डी रिकॉग्नाइज नहीं कर दो, या फिर आप उसको हेल्ड फॉर सेल नहीं कर दो। दोनों में से कोई एक अगर हो गया तो फिर आप उसके बाद अमोटाइजेशन या चार्ज नहीं करोगे। बट जिनका लाइफ देखो अगर इनडेफिनिट है ना, तो ऐसे केस में तो अमोटाइजेशन करना पॉसिबल है ही नहीं। तो टेस्ट होता है इम्पेयरमेंट के लिए। तो intangible asset having indefinite life cannot be amortized but it should be tested for impairment। हो सकता है यूजफुल लाइफ हम लोग को नहीं पता, बट उसके बाद जब इम्पेयरमेंट एक बार हो जाएगा ना, फिर हम लोग फिर रिव्यू करेंगे अब और कितना साल चल सकता है, लोग 5 साल 10 साल। और फिर जो वो चेंजेस होगा ना हमारा एस्टिमेशन का, उसी को हम लोग इंड एसेट में प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कहीं पे भी कोई यूजफुल लाइफ, कोई हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी ऐसा चेंजेस हो सकता है, एक्सपेक्टेशन चेंज होगा, कुछ भी अगर चेंजेस यहाँ पर आता है, तो ये सब कुछ को हम लोग एज पर इंडियाज 8 हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। जो हो गया उसे चेंज हम लोगों को नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर ना हमें पूछा गया था रेजिडुअल वैल्यू के बारे में, यहाँ पर बात आया था रेजिडुअल वैल्यू के बारे में। ठीक है, अब देखो रेजिडुअल वैल्यू इंटेंजिबल एसेट का जनरली नील होता है। इंटेंजिबल एसेट का कोई ऐसा जनरल हमारा पास मैंने वैल्यू होता नहीं है, नील होता है, जनरली नील ही रहेगा वो। बट वैल्यू आ सकता है अगर कोई थर्ड पार्टी कमिटमेंट दे रखा कि हाँ चलो 5 साल बाद हम इतना में परचेस करेंगे, या फिर उस एसेट का एक एक्टिव मार्केट है अभी, और आप उस एक्टिव मार्केट के थ्रू आप यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू निकाल पा रहे हो, और आपको आज ये भरोसा है, जैसे मान लो इसका 5 साल का लाइफ है, तो 5 साल बाद भी ये मार्केट एग्जिस्ट करेगा और आप इसको सेल कर दोगे यहाँ पर, ये आपको आज इस चीज का भरोसा है। ऐसा नहीं कि 2 साल में ये मार्केट ही मतलब खत्म हो जाए इस पर्टिकुलर एसेट के लिए, तब तो फिर क्या ही होगा, है ना? तो रेजिडुअल वैल्यू जनरली नील होगा अनलेस कमिटमेंट मिला है थर्ड पार्टी से, और देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर द एसिड, एंड रेजिडुअल वैल्यू कैन बी डिटरमिन्ड बाय रेफरेंस टू दैट मार्केट, एंड इट इज प्रोबेबल दैट सच मार्केट विल एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। वो एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, है ना? अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, अमोटेशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस अनलेस अदर इंड एस परमिट्स और रिक्वायर्स इट टू बी इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर एसिड, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। नॉर्मली पीएल में चार्ज करेंगे, बट अगर कोई एसिड को बनाने में ये अगर पर्टिकुलर ये एसिड अगर लग गया, तो अमोटाइजेशन का कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज हो जाएगा। और जो ये मेथड है, ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस पैटर्न को जिस पैटर्न में हम लोग इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अवेल करने वाले हैं। जो पैटर्न चेंज हो सकता है, और अगर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? अगर पैटर्न चेंज हुआ तो उसको हम लोग को इंडेक्स 8 के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट ध्यान देना, अगर कोई पैटर्न आप नहीं बता पा रहे हो, तो फिर आपको एसएलएम के बेस पे आपको इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक एसेट है, 5 साल इसका लाइफ है। अब अगर आपको पता है कि यहाँ से आफ्टर टैक्स जो हमारा कैश फ्लो नेट आने वाला है वो 20 लाख है, 30 लाख है, 35 लाख है, 40 लाख है, और लेट 25 लाख है, तो आप इसी रेशियो में 2:3 से कितना आ रहा है ये, 20:30:35:40:40 सबको काटो, कितना आ रहा? 4:6:7:8:5। आप इस रेशियो में 4 6 7 4 6 10 7 17 17 और 13 30, आपका मान लो 3 लाख का आपका यहाँ पर ये कॉस्ट अगर है इस इंटेंजिबल एसेट का, तो फर्स्ट ईयर में ये राइट ऑफ होगा इंटू 4/30, 40,000। तो अगर कोई एक पैटर्न अगर ऐसे निकाल पा रहे हो तो फिर तो इस रेशियो में होगा। अगर आप पैटर्न नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो इस तरह से, तो फिर एसएलएम 3 लाख डिवाइड बाई 5 साल का लाइफ खत्म, 60,000 रुपया हो जाएगा यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। चलो, और एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी एसिड का लाइफ नहीं दे, अब बोले एमोटाइज करने को, ठीक है, तो क्या होता है जब हम लोग AS 26 पढ़ते हैं ना, तो वहां पर पता है मैक्सिमम लाइफ 10 ईयर्स होता है। ठीक है, कुछ एक का 5 साल है, जैसे गुडविल वगैरह अगर मिला है हमारे को बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत, अमेलगमेशन के तहत, तो वहां पर 5 साल का लाइफ है। बट कुछ नहीं जब बताता, हम लोग मैक्सिमम लाइफ हम लोग 10 साल लेते हैं वहां पर। अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में जहां पर लाइफ नहीं बताया, और इंस्टीट्यूट क्या किया वहां पर 10 ईयर्स को 10 ईयर्स मान के वहां पर कर दिया। बट अगर
अगर आपको एग्जाम में अगर आता है वैसा तो क्या करना है, आपको भी वही करना है, 10 ईयर्स मान के आपको कर लेना है, बट हालांकि ऐसा अब होता नहीं है। AS 26 में वो होता था, इंटेंजिबल एसिड इंडेक्स 38 में नहीं होता ये। बट अगर नहीं दिया है तो अपना इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है तो हम भी लोग वही चीज़ कर देंगे। तो जून 23 में ही एक और क्वेश्चन आया था, इसी में होगा शायद ये रहा। इसको पहले हम लोग करते हैं, देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलता जिंजर तुलसी लिमिटेड acquired a patent at a cost of 80 lakh on 1 April 2019. The company started amortizing the asset at rupees 5 lakh per annum since 31st March 2021. ध्यान समझना यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने परचेस करा है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने परचेस करा है। अब देखो 19-20 में कुछ चार्ज नहीं किया, 20-21 में आके चार्ज किया है, वो भी कितना, 5 लाख। किस बेस पे किया नहीं पता। तो इन लोग के हिसाब से ये लोग 16 साल का लाइफ माना होगा, और वो भी डेप्थ से स्टार्ट, मैंने एमोर्टाइजेशन स्टार्ट कहाँ से किया, सेकंड ईयर से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सिंस 31st March 2022 द कंपनी स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग द एसेट एज पर इंड एस 38। अब ये लोग एज पर इंड एस 38 मतलब इन लोग का यहाँ पे जाके आँख खुला है, ये लोग 31 मार्च 22 यहाँ पर आके ये लोग ने, इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग एज पर इंड एस 38 इसको हम लोग करेंगे। अब बात यह है, यहाँ पर कहीं पे भी एसिड का लाइफ नहीं बताया है। अब समझो अगर आपको एसिड का यहाँ पर लाइफ नहीं बताया है तो आप अपने मन से ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने 10 साल एज्यूम किया। तो अब बोलता है एज पर इंड एस 38 अगर 10 साल का अगर लाइफ है तो आप बताओ कितना कितना होना चाहिए अमोर्टाइजेशन। अगर कोई पैटर्न आपको नहीं पता है अभी तो कितना कितना होना चाहिए, 1/4/19 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो 19-20 में 8 लाख और 20-21 में 8 लाख, टोटल होना चाहिए कितना यहाँ तक, 16 लाख। आपने कितना किया है यहाँ तक, खाली 5 लाख। तो पहला बात तो 11 लाख रुपया पहले आप अमोर्टाइजेशन चार्ज करो। सबसे पहले तो 11 लाख रुपए का अमोर्टाइजेशन पहले आप चार्ज करो, और फिर इस साल का भी 8 लाख करना, सबसे पहले ये करना होगा, ठीक है। तो देखो 31/3/20 को इन्होंने चार्ज नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए था। 31/3/21 को अमोर्टाइजेशन टू पेटेंट इन्होंने 5 लाख किया है। तो अब 31/3/22 को पहले हम लोग पुराना गलती को ठीक करेंगे। पीएल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट 11 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिटेन अर्निंग हम लोग घटा देते हैं, टू पेटेंट हम लोग यहाँ दिखा दिए 11 लाख, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इस साल से हम लोग शुरू करेंगे 8 लाख करके करना। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2023 इट वॉज फाउंड दैट the product life cycle may continue for another 5 years from then। अब समझो 31 मार्च 2023 जहां पर आके हम लोग और 8 लाख हम लोग राइट ऑफ कर चुके होंगे, है ना। 31 मार्च 2023 को हम लोग और 8 लाख राइट ऑफ कर चुके होंगे। अब आप बताओ पहले मुझे इसका कैरिंग अमाउंट कितना है। तो 80 लाख का था, तो 5 11 16 8 24 और 8 32, तो 80 लाख में से 32 लाख तो राइट ऑफ हो चुका है, 48 लैक्स अभी बचा हुआ है इसका कैरिंग अमाउंट। सर कैरिंग अमाउंट कितना बचा हुआ है, 48 लैक्स। अब दो क्या बोलते हैं, अब बोलता है ना कि ये लोग यहां से बोल रहे हैं कि और 5 साल ये चल सकता है। और अब बोलते हैं द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द अनदर 5 ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 36 लाख इज टू 46 लाख, 44 लाख, 40 लाख और 34 लाख। अब इनको एक पैटर्न मिल गया, अब इसी पैटर्न के बेस पे ये लोग आगे चल के 48 लाख को अभी लोग राइट ऑफ करेंगे। तो अब जो 31/3/24 से जो होगा ना, वो कैसे होगा पता है, 48 लाख इंटू ये कितना हो रहा है, सबको ऐड करो ना, 36 प्लस 46 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 34, टोटल 200 आ रहा है। तो 36 डिवाइड बाई 200, तो अब होगा 8,64,000 31/3/24 को। बोलो क्लियर है क्या? तो नोट देखो अगर आप यहाँ पर, तो इस रेशियो पे अब ये होगा, क्योंकि हम लोग को पैटर्न पता चल गया ना। अगर देखो पैटर्न नहीं पता है फिर तो हम लोग को एसएलएम ही करना पड़ेगा लाइफ के बेस पे। और यहाँ पर लाइफ मैंने क्या बोला आपको, 10 साल इन्होंने मान लिया है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में आई होप, अब एग्जाम में अगर आया तो दिया रहेगा, अगर फिर भी नहीं दिया रहे तो आप भी 10 साल मान लेना, क्या करोगे? बोलो क्लियर है ये चीज, है ना। चलो नेक्स्ट है फिर क्या होगा, 48 लाख इंटू 46/200, इस तरह से हम लोग अब राइट ऑफ इसको करेंगे।
डन। दो और क्वेश्चन बचा हुआ है, पहले आओ छोटा सा ये क्वेश्चन है, इसको भी कर देते हैं हम लोग। बोलता है एक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड सीक्स यू ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। मतलब acquired a 4-year license to manufacture a specialized drug at a cost of rupees 1 crore at the start of the year. Production commenced immediately. तो आपको बताना क्या करना है, बताओ। इसको हम लोग एसेट लिखे कि पीएल में राइट ऑफ करें। तो देख लो, लाइसेंस परचेस किया है, सेपरेबल है ये, है ना, बोल सकते हैं हम लोग। मतलब ये सेल नहीं होगा भले, बट आइडेंटिफाइबल मानेंगे। क्यों मानेंगे हम लोग? क्योंकि इससे हम लोग बेनिफिट लेंगे और लीगल राइट है हमारे पास। तो ये 1 करोड़ रुपये एसेट लिख सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट। ऑल्सो परचेज अनदर कंपनी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एक कंपनी परचेज कर लिया। एट द पार्ट ऑफ द एक्विजिशन एक्स फार्मेसी लिमिटेड एक्वायर्ड अ ब्रांड विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 3 करोड़। जिसको परचेज किया ना उसका ब्रांड है 3 करोड़ का, समझ लो आप, बेस्ड ऑन सेल्स रेवेन्यू। और उसका लाइफ भी हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 15 साल हो सकता है। उसका लाइफ भी 15 साल हो सकता है, चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 26 में था, मैक्सिमम लाइफ 10 साल, यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, मैक्सिमम लाइफ 15 साल हो सकता है। तो ये भी हम लोग का इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड किया जा सकता है। Spent rupees 1 crore on an advertising campaign during the first 6 months. Subsequent sales have shown a significant improvement and it is expected this will continue for 3 years. अब देखो 1 करोड़ रुपए खर्च किया है एडवर्टीजमेंट पे, और ये लोग ये बोल रहा है कि इससे हमारा सेल जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ा तो है, और ये आने वाला 3 साल ऐसे होगा। तो क्या इसको हम लोग एसेट मान ले? हाँ सर मान लेते हैं। इतना मारूंगा ना अभी, थोड़ी देर पहले बताया ना अभी कि कैपिटलाइज नहीं कर सकते एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को, तो ये पीएल में ही जाएगा, ये पीएल में ही जाएगा। समझे क्या? कैसे बताओगे किस एडवर्टीजमेंट की वजह से ये सेल हुआ है? बात समझ में आ रहा है क्या? तो इससे अलग से कोई इंटेंजिबल एसेट क्रिएट नहीं होता है, इसीलिए आप क्या बोलोगे इसको, कि इसको हम लोग कैपिटलाइज नहीं करके राइट ऑफ करेंगे। इट हैज कमेंस्ड डेवलपिंग अ न्यू ड्रग ए। द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड बी रुपीज 10 करोड़। क्लिनिकल ट्रायल proved successful and such drug expected to generate revenue over the next 5 years। मतलब डेवलपमेंट क्राइटेरिया मेट हो गया। तो कॉस्ट इंकर्ड जो अब इन लोग इंकर्ड किया वो है 5 करोड़, और बैलेंस कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और 5 करोड़, मतलब पूरा पूरा 10 करोड़ हो चुका है। इसको आप यहाँ पर कैपिटलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, इट हैज आल्सो कमेंस्ड डेवलपिंग अनदर ड्रग बी। इट हैज इंकर्ड रुपीज 50 लाख टुवर्ड रिसर्च एक्सपेंसेस टिल 31 मार्च 2022, और टेक्निकल फिजिबिलिटी अभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया, मतलब ये पीएल में जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 3 और 5 पीएल, बाकी सब तो इंटेंजिबल एसेट है ना। 3 हमारा पीएल, 5 हमारा पीएल, बाकी ये सब कुछ हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। डन। लास्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पर छोटा था, क्वेश्चन नंबर 5। An entity has an intangible asset in the form of a product protected by a patented technology which is expected to source a net cash inflows for at least 15 years। तो कुछ नहीं बताया, तो लाइफ 15 साल मान लेंगे। It has been recognized in the books on initial date at rupees 12 lakh। तो 12 लाख में इसको हम लोगों ने लिख के रखा है। The entity has a commitment from a third party to purchase that patent in 5 years for 60% of the fair value of patent at the date it was acquired। तो 60% मतलब कितना हो जाएगा? 12 लाख का 60%, 7 लाख 20, तो इसका रेजिडुअल वैल्यू ही हो गया। क्यों? क्योंकि एक थर्ड पार्टी से हम लोग कमिटमेंट मिल चुका है। रेजिडुअल वैल्यू नॉर्मली नील होगा, बट हम लोग को यहाँ पर कमिटमेंट मिल चुका है एक थर्ड पार्टी से, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड द एंटिटी इंटेंड्स टू सेल द पेटेंट इन 5 years। कंपनी बेच भी देगा। तो अब देखो 4 लाख 80 ये हो गया नेट डेप्रिसिएबल अमाउंट, और लाइफ हो गया 5 साल। भले ही 15 साल का आपको लाइफ दिख रहा था, बट यूजफुल लाइफ यहाँ पर आपको अब 5 साल लेना पड़ेगा। कंपनी इज अमोर्टाइजिंग द एसेट इन 15 ईयर्स। ये सही है क्या? आपको सही लग रहा है? और वो भी रेसिडुअल वैल्यू 0 मानकर। 12 लाख डिवाइड बाय 15 साल, मतलब 80 जा करके एमोटाइज कर रहे हैं लोग। आपको लग रहा है कि सही कर रहे हैं लोग? नहीं, सही नहीं कर रहा है, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू 0 हम लोग नॉर्मली लेते हैं, बट यहाँ पर कमिटमेंट मिला है भाई थर्ड पार्टी से। आप लो ना यहाँ पर 7 लाख 20 का रेसिडुअल वैल्यू। 4 लाख 80 डेप्रिसिएबल अमाउंट है आपका, डिवाइड बाई 5, 4 लाख 80 डिवाइड बाई 5, 96,000 करके, वो भी सिर्फ 5 साल हम लोग इसको अमोटाइज करेंगे। स्टेट वेयर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इज इन अकॉर्डेंस विद इंडेक्स 38। तो पहला बात तो नहीं,
If not, then calculate the annual amortization of the intangible asset 96,000 and also the amount at which it will be reflected in the balance sheet. तो 12 लाख माइनस 96, अब मत बोल देना 4 लाख 80 माइनस 96, है ना, है तो 12 लाख का ही हो अभी वो, माइनस 96, तो पहला साल के एंड में 11,04,000 पे दिखेगा। ठीक है, अब पूरा वही ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम लोगों ने बात किया अभी। ठीक है, तो आप देखो इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट है ये 12 लाख रुपया, रेसिडुअल वैल्यू हो जाएगा 7,20,000, तो डिप्रिसिएबल वैल्यू हमारा ये हो गया 5 साल का यूजफुल लाइफ, तो 96,000 ये हमारा यहाँ पर अमोटाइजेशन होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो जनरली हम लोग जीरो मानते हैं बट यहाँ पर लेंगे, कमिटमेंट था थर्ड पार्टी से। क्लियर है? तो रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, अब वही लास्ट का कुछ एक चीज देख लो यहाँ पर। अब एन इंटेंजिबल एसेट शुड बी डीरिकॉग्नाइज इफ, कब, जब वो डिस्पोज हो जाए, बिक जाए, या फिर अब आपको लग रहा है कि इससे कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हम लोग को नहीं मिलने वाला है, तो इस पे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम लोग पीएनएल में डाल देंगे। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? यस सर। आई होप आपको इंडेक्स 38 अच्छी तरह समझ में आ गया है, बट मैं बता रहा हूँ अगर आपने इंडेक्स 16 को स्किप किया ना तो आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा, इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था पहले कि आप इंडेक्स 16 देख लो फिर आप स्टार्ट करना। तो देखो हमारा इंडेक्स इंडेक्स 16 और 38 दोनों ही हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अगर चाहते हो और भी वीडियोस में अपलोड करूँ तो आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप सपोर्ट कर सकते हो कमेंट करके कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए, तो आपको भी फ़ायदा इससे हो रहा है। अगर ऐसा दिख रहा है कि मैं मेहनत तो किए जा रहा हूँ बट इससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा मन कम लगता है। समझ आ रहा है क्या? आप कमेंट किया करो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियोस को शेयर किया करो और सब्सक्राइब पक्का करके जाया करो। सब्सक्राइब हो नहीं रहा बट व्यूज़ आ रहा है, मैंने समझ रहे हो, बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करो प्लीज़। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बेटा इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा, मैं समझ रहा, आप अलग से सब कुछ ये पीडीएफ बनाना, और जैसा आपको दिखा होगा इंडेक्स 16 में भी, और जून 23 का सॉल्यूशन, बाकी भी सॉल्यूशन जितना भी है ना, इंस्टीट्यूट प्रॉपर सॉल्यूशन देता नहीं है, बहुत जगह आंसर लिख के छोड़ देता है, ये फाइनल सॉल्यूशन का कुछ एक पार्ट दे देता है। हम लोग उसको बैठ बैठ के पूरा बनाते हैं आपके लिए ताकि आपको हेल्प हो सके, है ना, आप चीज़ों को अच्छे से आप रिवाइज कर सको। तो अगर इतना करने के लिए, अगर आपसे सपोर्ट इतना मांग रहे हैं कि बस आप वीडियोस को शेयर किया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके जाया करो कि हाँ सर ये पार्ट हमें अच्छा लगा, हमें समझ में सब कुछ आ रहा है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।